हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे। आज के क्लास में हम हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेके आए। अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोग नहीं देखे तो वो जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री जो होता है ना, जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए आप वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है ये हिस्ट्री में। और हिस्ट्री का सब्जेक्ट ही बहुत मज़ेदार होता है, तो आप लोग अच्छे से गौर से सुनिएगा, क्या क्या कहानी है, क्या क्या कहानी उस समय हुआ, क्या क्या घटना, क्या क्या कथा उस समय हुआ। वही कथा को एकदम अस्थिर से बैठकर एकदम कंस्टेंट माइंड से एकदम अच्छे से सुनना है और मज़ा भी लेना है कैसे क्या हुआ। तो हम लोग आज देखेंगे किसके बारे में, तो नेपोलियन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आखिर नेपोलियन का पतन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो पहले नेपोलियन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यही कहाँ है, नेपोलियन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यही नेपोलियन साहब, ये कौन है, नेपोलियन साहब। ठीक है, ये क्या है, ये नेपोलियन, यही नेपोलियन देख रहे होंगे, ये भी कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, जब ये पढ़ रहे होंगे, ये राजा बन के पढ़ के, तो आप भी तो राजा बन सकते हैं। ठीक है, ये कहा भी गया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। तो ये नेपोलियन है। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो जब हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था। ऐसा नहीं 1947 में जन्म हुआ है, ऐसा नहीं, मतलब 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ। कब हुआ, तो 1769 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो कोर्सिका द्वीप, इटली में हुआ था जन्म। तो आप लोग सोचिएगा, इटली में जन्म हुआ, अब बन गया फ्रांस का राजा। लेकिन अब यहाँ पे सोचिए वही चीज़ है, 15 अगस्त 1769 में क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ हुआ, कोर्सिका द्वीप पर। कहाँ हुआ, कोर्सिका द्वीप पर हुआ। 1569 में इनका जन्म हुआ कोर्सिका द्वीप पर। ये अटलांटिक महासागर में, कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कोर्सिका द्वीप अटलांटिक महासागर, यही उनका जन्म हुआ। अब देखिए, ये कोर्सिका द्वीप जो था ना, इटली के अधीन था, इसलिए ये शुरुआत में जब इटली के नागरिक था। लेकिन क्या हुए, बाद में इस कोर्सिका द्वीप को ना इटली से फ्रांस खरीद लिए। ठीक है, क्या किया, फ्रांस जो था इटली से कोर्सिका द्वीप को खरीद लिया। तब जाके नेपोलियन कहाँ का नागरिक बन गया, फ्रांस का नागरिक बन गया। कहाँ का नागरिक, फ्रांस का नागरिक बन गया। अब ये इनके बारे में, और ये बच्चे से बहुत कुशाग्र बुद्धि की थे। ये नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठ के और उसकी बालू से क्या करते थे, किला बनाते रहते थे, अस्त्र शस्त्र बनाते रहते थे। कोई भी बच्चे जो होते ना, बच्चे के लक्षण से ही पता चल जाता है कि आगे वो क्या बनने वाला है, या उसका किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि हो रहा है। ये देखने से ही उसको पता चल जाता है। तो नेपोलियन के देखने से ही पता चल जाता था जब आगे चल के ये जरूर राजा ही बनेगा। ठीक है, या सेनापति। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो पेरिस में, क्या पेरिस सैन्य अकादमी था, उसमें ज्वाइन हो गए कौन, नेपोलियन साहब। वहां से 15 वर्ष की अवस्था में ही लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते। 15 वर्ष की अवस्था में, आप लोग का उम्र भी अभी 15 वर्ष 14 वर्ष होगा। ठीक है, आप अभी हम लोग 10वें में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 15 वर्ष की अवस्था में ही नेपोलियन साहब लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं। ठीक है, और सेना की बहादुरी, इतना अच्छा सेना में बहादुरी दिखाते हैं, इतना। जब क्या होता है, जब देखिए, जब फ्रांसीसी क्रांति हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर भी अस्थायी सरकार का गठन फ्रांस में नहीं हो पाता है। ठीक है, आतंक का राज्य, अराजकता की स्थिति सभी जगह फ्रांस में त्राही त्राही हो जाती है। तो उस स्थिति में यही नेपोलियन क्या करता है, जब सैन्य स्थिति लागू होता है वहां पे, तो यही नेपोलियन उभर के सामने आता है जनता के सामने। ठीक है, और तब जाके 1804 में ये फ्रांस का सम्राट बनता है, राजा बनता है। क्या बनता है, फ्रांस का सम्राट। और शुरू से ही नेपोलियन या फ्रांस से किसको, अंग्रेजों की तो दुश्मनी शुरू से ही थी। ठीक है, अंग्रेजों की दुश्मनी शुरू से ही। क्यों, क्योंकि नेपोलियन जो था ना, वो सभी देशों को जीतते जा रहा था, धीरे धीरे जीतते जा रहा था। और एक महाद्वीपीय सिद्धांत भी लाया था, महाद्वीपीय सिद्धांत कानून था उसका, एक लाया था। उसके अनुसार क्या था, उसके अनुसार था जो कोई भी यूरोपीय देश ब्रिटेन से दोस्ती नहीं रखेगा और न ही उसके साथ आयात निर्यात करेगा। सब देश को खल गया ये चीज़, जो अगर ब्रिटेन से आयात निर्यात नहीं करेंगे तब कहाँ से करेंगे, क्योंकि उस समय यूरोप में एक बहुत बड़े शक्तिशाली के रूप में ब्रिटेन थे। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब इनका एक कमी क्या था, जो ये सिर्फ दुश्मनी ही बना रहे थे, दोस्ती नहीं बना रहे थे किसी से। अपने डर के दबाव में सबको रखना चाहते थे नेपोलियन साहब। ठीक है, इसलिए क्या इनके हार का, इनके पतन का एक मुख्य कारण ये भी बनता है कि आज तक ये दोस्त किसी को बनाया ही नहीं, किसी देश को। ठीक है, सब इनका धीरे धीरे विरोधी बनते गया। और विरोधी बनने के कारण क्या हुआ,
सभी देश एकजुट हो गए 1815 में और वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन को 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। कब होता है? 18 जून को होता है। कब होता है? 18 जून को। 18 जून को वाटरलू का युद्ध होता है, 18 जून को, ठीक है। 18 जून को वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में। इसी युद्ध में क्या होते हैं? नेपोलियन साहब पराजित हो जाते हैं। अब पराजित होने के बाद इनको कहाँ भेज दिया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। अब बेचारा का वहीं 1821 में ये नेपोलियन साहब का 1821 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन जैसे ही इनकी पराजित होती है वैसे ही क्या होता है? नेपोलियन युग का क्या हो जाता है? समाप्त। मतलब नेपोलियन युग 1799 से लेके और 1815 तक नेपोलियन युग चलता है, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन युग का क्या होता है? पतन हो जाता है। उसके बाद क्या युग स्टार्ट होता है? मेटरनिक का युग स्टार्ट होता है 1815 से लेके और 1848 तक मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम इसका चर्चा, कुछ नेपोलियन के बारे में हम चर्चा कर लिए, ठीक है। और नौवां में तो हम अच्छे से पढ़वे किए होंगे नेपोलियन के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो हम कुछ टेलर दिखा दिए नेपोलियन के बारे में। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, क्या कैसे क्या करना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो था, यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब बीटीबीसी बुक, मतलब जो एग्जाम जो सरकारी बुक है वही, और अदर बुक कोई नहीं। क्योंकि क्या है, जो हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बीटीबीसी बुक से ही पूछा जाता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड बुक भी है बीटीबीसी, तो बहुत सारे लेखों के द्वारा भी लिखा गया है, इसलिए स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। इसलिए आप लोग इसी को पढ़िए और एक साथ में क्वेश्चन बैंक रखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका तो थी। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई 1779 में, उसकी भूमिका तो थी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई। तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें क्या हुआ? नेपोलियन के आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों और सड़कों और सर्वसाधारण वर्ग की वस्तु बना दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ? जो ये फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर दिया और उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, अभिजात्य वर्ग को, ठीक है। जो अभिजात्य वर्ग में मतलब क्या होते, जनता सब आती है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सब आते हैं इसमें, तो ये इसको क्या कर दिया? एक सड़क के किनारे ला दिया इसमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ? एक महत्व फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को, ठीक है, राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों और सड़कों और सब साधारण वस्तु बना दिया था राजनीति को। लेकिन यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा, यूरोप के कई राज्यों में उस समय राज्य देश था, ठीक है। तो कई राज्यों में नेपोलियन का अभियान चालू हुआ और इस अभियान के द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नया युग स्टार्ट होने वाला, इसका संदेश पहुंचा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोग जो थे ना यूरोप में राजा की शक्ति से एकदम परेशान हो चुके थे, ठीक है। उस समय तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां, और उससे तो लोग परेशान हो चुके थे, ठीक है। देखिए, राजनीति को कहाँ ला दिया? एकदम सड़कों पर ला दिया, वस्तु बना दिया सभी चीज को, ठीक है। उस समय लोग सबसे परेशान। लेकिन उसी समय नेपोलियन का युग स्टार्ट होता है। नेपोलियन कई राज्यों का क्या किया? अभियान स्टार्ट किया। इस अभियान के द्वारा वो नव युग का संदेश पहुंचाया सभी देशों में, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के एकीकरण में भी भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा भी प्रदान किया। मतलब इटली और जर्मनी का जो वास्तविक रूपरेखा क्या होना चाहिए, ये नेपोलियन ही प्रदान किया, ठीक है। ये कौन किया? नेपोलियन। इटली और जर्मनी की जो वास्तविक रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसका एकीकरण करने का जो एक छोटा सा ये अभियान दिया, वो कौन दिया? नेपोलियन ही दिया, ठीक है। नेपोलियन बहुत अच्छा व्यक्ति था। यही एक कवि क्या किया, जो यही किसी से दोस्ती नहीं कर पाया किसी देश से, ठीक है। सिर्फ वो लड़ाई करते अभियान करते सभी से क्या कर लिया? दुश्मनी। इसलिए अंतिम समय में उसका कोई बेचारा का साथ नहीं दिया। अंतिम समय सभी मित्र राष्ट्रों की सेना मिल गई और बेचारे को क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा, ठीक है। तो ये उसे परिधि से बाहर को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा क्या किया? प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी की एकीकरण का रास्ता तैयार हो गया। क्या हो गया? मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या? इटली और जर्मनी के अभियान जो नेपोलियन किए, इसी अभियान के द्वारा क्या हुआ? जो इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हो गया? बन गया, प्रशस्त हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
क्या दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण क्या हुआ, नेपोलियन की जो नीति थी उसके कारण क्या हुआ, जो प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुई, एकत्र हुई। मतलब नेपोलियन की जो नीति, इसके कारण क्या हुआ, जो वहाँ पे अभिजात्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ठीक है, और क्या हुआ, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ क्या हो, जब नेपोलियन का पतन हो गया तो जो विजय शक्ति थी वो वियना, कहाँ, वियना में, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना में एकत्र हुए सभी लोग। नेपोलियन के पतन के बाद सभी लोग कहाँ एकत्र होते हैं, तो वियना में एकत्र होते हैं। ठीक है, 1815 की बात है। 1815 में कहाँ, वियना में एकत्रित होते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना में एकत्र होते हैं। जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जो नेपोलियन जे काम किया है ना उस सब काम को खत्म कर देना। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को लाना, यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन ने युद्धों और विजय के अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब नेपोलियन जी क्या कर दिया, जिसको अस्त व्यस्त कर दिया अपने विजय अभियानों के तहत, उसको, जिस व्यवस्था को, उसी व्यवस्था को पुनः यूरोप में स्थापित करना। ये था मुख्य उद्देश्य किसका, वियना सम्मेलन का, या वियना में जो सभी राष्ट्र सम्मिलित हुए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि क्या हो गया है, कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही। मतलब, और ये लोग ये समझ रहे थे, जब जनता में कुछ अभी जगा नहीं, लेकिन जनता में राष्ट्रवाद की भावना तो जग गई थी। ठीक है, जब राष्ट्रवाद की भावना जग गई तो धीरे धीरे वो सुनगने लगा। ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा राष्ट्रवाद की भावना, अंतिम एक विस्फोट के रूप में क्या आता है, सामने आता है। ठीक है, ये चीज आगे देखेंगे। आगे सन 1815 की बात है। सन 1815 में क्या हुआ, जो वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर रहता है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन रहता है, मेटरनिक रहता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया। तो क्वेश्चन पूछ देगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। ठीक है, ये क्या किया, तो ये 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी कौन करता है, ये मेटरनिक ही करता है उसकी मेजबानी। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ना, ये एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यह घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, यह घोर प्रतिक्रिया, कोई तुरंत रिएक्शन लेने वाला व्यक्ति था। ठीक है, घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन भी शामिल हुआ, पता ही है ब्रिटेन शामिल होना ही था। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र की सेना में था। ब्रिटेन, रूस भी शामिल हुआ, प्रसा भी शामिल हुआ। ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, गणतंत्र और प्रजातंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, जो हमारा जो देश का जो शासक होगा ना उसका चुनाव होगा। ठीक है, देश का, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो हम भारत क्या एक गणतंत्र है, इसी प्रकार तो गणतंत्र और प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन जो होता है ये, तो प्रजातंत्र और गणतंत्र जो फ्रांस की क्रांति की ही देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, मतलब जो पुरातन व्यवस्था पहले से लागू थी उसी व्यवस्था को स्थापित करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिक व्यवस्था का आपको उद्देश्य पूछ देगा, आखिर मेटरनिक क्या चाहता था, इसका क्या उद्देश्य था, तो वही चीज क्या उद्देश्य था, तो फ्रांस में जो गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावना जग रही थी और जो नेपोलियन जगा दिया था उसको खत्म करना और फ्रांस में ये यूरोप में पुनः उस विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना मेटरनिक व्यवस्था का क्या था, उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ, नेपोलियन युग का अंत हो गया, अब मेटरनिक युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया अच्छे से। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे चर्चा कर, इतना चीज अच्छे से समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा। अब जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ में दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तब। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे चर्चा करेंगे।
देखिए इटली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने क्या किया, मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिक ने क्या किया, उसको कई राज्यों में विभाजित, किसको, इटली को, किसको, इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स प्रदेश किसको दे दिया, सिसिली और जो नेपल्स प्रदेश था, सिसिली और नेपल्स प्रदेश किसको दे दिया, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंट को दे दिया गया। किसको, जो बुर्बो वंश का जो सम्राट था फर्डिनेंट, उसको दे दिया। तो आपसे पूछ देगा जो इटली का सिसिली और नेपल्स प्रदेश मेटरनिक किसको दे दिया, तो बुर्बो वंश के सम्राट कौन थे, फर्डिनेंट, उनको दे दिया गया। उसके बाद और रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को किसको दे दिया, पोप को दे दिया। किसको सौंप दिया गया, पोप को, ये तो वहां के धार्मिक गुरु थे, इसको सौंप दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया, इटली का क्षेत्र कौन था, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम रहा, मतलब ऑस्ट्रिया इस पर खुद कब्जा किए हुए था। ठीक है, खुद कब्जा कर लिया लोम्बार्डी और वेनेशिया पर। तो इटली के क्षेत्र सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया गया, तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंट को दे दिया गया। उसके बाद पोप और उसके आसपास के क्षेत्रों को किसको दे दिया गया, ये रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को तो पोप को दे दिया गया। उसके बाद ये वेनेशिया और लोम्बार्डी का क्षेत्र कौन कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया कब्जा इस पर खुद कर लिया। ठीक है, ये चीज। अब परमा, मोडेना और टस्कनी प्रांत हेब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। हेब्सबर्ग वहाँ के राजवंश था, उसको दे दिया गया, हेब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, ये परमा, मोडेना और टस्कनी को हेब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मतलब जर्मनी में 39 गो रियासत का संघ रहा। कितने, 39 रियासत का संघ रहा जर्मनी में। ठीक है, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका कब्जा रहा, ऑस्ट्रिया का। किसका कब्जा रहा, ऑस्ट्रिया का, अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का कब्जा रहा। इतना चीज मालूम चला आप लोगों को, तो समझ में आया होगा। तो ये चीज फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इटली का जो सिसिली और नेपल्स क्षेत्र, वो बुर्बो वंश के सम्राट किसको दे दिया, फर्डिनेंट को दे दिया गया। जो रोम और उसके आसपास के क्षेत्र था, उसको पोप को दे दिया गया। ये वियना सम्मेलन की बात की कहानी है। जो नेपोलियन क्या किया था, जो युद्ध के दौरान सबको एकीकरण कर दिया था, एक कर दिया था, जो एक भावना जगा दिया था, उस सब को खत्म कर दिया और फिर से वही व्यवस्था ला दिया जो पहले था व्यवस्था। ठीक है, ये सब हुआ वियना सम्मेलन के बाद। ठीक है, इतना मालूम चला होगा आपको। ठीक है, ये सब चीज। और जर्मनी का जो 39 रियासत था, इसका संघ कायम रहा और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर किसका अधिकार हो गया, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार। किसका अधिकार, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर समय जिसमें उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, और ये मेटरनिक हर संभव वो प्रयास किया जिससे राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे। लेकिन होता है ना, अगर किसी को तनका मतलब चींटी को अगर तनका चीनी का रस चटा देते हैं तो वो खोज लेता है कहाँ चीनी है, वही हुआ। ठीक है, वही हुआ, क्योंकि इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना थोड़ा चख चुका था, तो उसको पता था कैसे राष्ट्रवाद को फिर से जगाना है, ये तो चख चुका था। इसलिए फिर से क्या हुआ, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। फ्रांस में भी वही व्यवस्था या पुरातन व्यवस्था जो यूरोप में चल रही थी, वही व्यवस्था मेटरनिक ने फ्रांस में भी क्या किया, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार होने लगा। बताए ना, एक बार कोई चख लेता है तो उसको लत लग जाता है, जो हाँ ये चीज तो होना, हमको मिलना ही चाहिए। तो अब राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे जगने लगी लोगों में। ठीक है, तो अब भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश प्रभावित हुए। यूरोप में लगभग सभी देश इससे क्या हुए, प्रभावित हुए राष्ट्रीयता की भावना का। फ्रांस ने वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित किया। मतलब फ्रांस की क्रांति से के पूर्व जो वहाँ व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को फ्रांस में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। फ्रांस में उसी व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। इतना समझ में आया। मतलब देखिए क्या उद्देश्य था ये मेटरनिक का, क्या कितना बड़ा ये निरंकुश बोल सकते हैं, ये निरंकुश शासक था, कितना बड़ा निरंकुश चांसलर था। ठीक है,
बोल सकते हैं कितना कठोर दिल का था ये, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार तक नहीं, ऐसा ऐसा व्यवस्था ला दिया जो राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार तक न हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं अपने देश के बारे में सोचिए, अपने सब चीज़ राष्ट्रवाद और भक्ति के बारे में बताइए। ये राष्ट्रवाद क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, ये सब के बारे में हम चर्चा किए। अगर आप नहीं देखे राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है, आखिर दोनों क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा किए हुए हैं। अगर नहीं देखें थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा ही निकालना है, निकाल के थोड़ा देख सकते हैं उसको, वीडियो को देखिएगा, मजा आएगा। हिस्ट्री हम बोले ना कहानी की तरह पढ़ना है। देखिए कैसे नेपोलियन का पतन होता है, मेटरनिक युग कैसे स्टार्ट होता है, वियना सम्मेलन हुआ, और फिर वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या वियना सम्मेलन हुआ, और वियना सम्मेलन का उद्देश्य फिर क्या हुआ, और उसका उद्देश्य के द्वारा फिर इटली को क्या किया गया, बांट दिया गया, जर्मनी को बांट दिया गया, फिर फ्रांस में जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को कायम कर। देखिए कैसे कहानी लिंक बाय लिंक बनते जा रही है। यही हम बोले थे आपको एक एक चीज समझने के लिए, जब एक एक चीज समझिएगा तभी आप जीत सकते हैं। ठीक है, और अपने बुद्धि का देखिए, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, तैयो आप एग्जाम फर्स्ट डिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन बुद्धि का विकास करने के लिए आगे जब आपका पढ़ाई होगा उस समय, जैसे अभी शिक्षक का एग्जाम होने वाला है, तो फिर से शिक्षक लोग 10वां का किताब पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय वो अच्छे से पढ़े नहीं, इसलिए वो अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, इसलिए अगर तो आप अच्छे से पढ़ ले रहते तो एक बार रिवीजन करते बस सब क्लियर रहता। वही चीज़ हम कह रहे हैं, अगर एक बार अभी अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आगे बहुत कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव अथी के फेरा में, चिटपुटिया बम के फेरा में नहीं रहिएगा, जहाँ कुछ तनका पढ़ लिए एग्जाम तो पास कर ही जाएंगे। ठीक है, एग्जाम पास करना उद्देश्य नहीं है, और मेरा ये ऑनलाइन स्कूल अड्डा का भी एग्जाम पास करना उद्देश्य नहीं है, टॉपर बनना और आपको एक संसाधन के रूप में विकसित करना इस ऑनलाइन स्कूल अड्डा का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सभी देश प्रभावित हुए। वियना, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत जो फ्रांस में क्रांति से पूर्व जो व्यवस्था थी ना, वही व्यवस्था को लाया गया। ठीक है, पुनर्स्थापित किया गया। बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन पूछता भी है, जो नेपोलियन का पतन के बाद फ्रांस में किस व्यवस्था को फिर से लाया गया, तो वही बुर्बो राजवंश की सरकार को पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, तथा लुई 18वां को फ्रांस का राजा, लुई 18वां को फ्रांस का क्या बना गया, राजा। लुई 18वां को फ्रांस का 16वां तक तो हम 16वां तक तो उड़ा दिए थे, तो 16वां तक तो गिलोटिन उन पर सब चढ़ाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब फ्रांस जब 9वां में पढ़े थे गिलोटिन पर चढ़ा दिए थे, उसको एकदम धड़ से अलग कर दिए थे। और हम अब किसको बनाए, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाते हैं। ठीक है, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ये थोड़ा समझदार था राजा, कहा ये समझ गया था जो अगर वही व्यवस्था फिर से थोप देंगे तो फिर जनता हमारा विरोध करने लगी। तो ये थोड़ा समझदार निकला बेचारा, कौन, लुई 18वां थोड़ा, लेकिन वो सब व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, थोड़ा व्यवस्था को थोपा, किसको, जनता पर थोपा। ठीक है, जो व्यवस्था थी उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया, मतलब बीच का काम किया, बीच का, न ज्यादा कोई बुरा काम किया न ज्यादा कोई अच्छा काम किया, मतलब बीच का काम किया, जिससे जनता भी खुश रहे और राजा भी खुश रहे। ठीक है, ऐसा काम किया, बीच का सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, मतलब प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। कौन, लुई 18वां। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। मतलब जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया वो कब तक चला, फ्रांस में 1848 तक चला। जो संविधान का एक घोषणा पत्र तैयार हुआ वो कब तक चला, जारी रहा 1848 तक। जो 1848 तक फ्रांस में बनते रहे, लेकिन चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। लेकिन जब चार्ल्स एक्स जब शासक बना फ्रांस का, तो उसमें कुछ परिवर्तन, इस संविधान में क्या कर दिया, इस संविधान में कुछ परिवर्तन कर दिया। ठीक है, जिसका परिणाम 1830 की क्रांति उभर के सामने आया। ठीक है, जो परिवर्तन किया कि कौन, चार्ल्स एक्स जो परिवर्तन किया, इसका परिणाम क्या आया, 1830 की क्रांति। कुछ गलती कीजिएगा तो जनता थोड़ी बर्दाश्त करने वाली है, क्योंकि नेपोलियन थोड़ा फूक के चल गया है। ठीक है, सुनगा दिया है, तनको गलती कीजिएगा कि पकड़ लेगा पीछे से, इसलिए थोड़ा संभल के राजा चलता था। जनता से थोड़ा भी ये करेंगे कि जनता पकड़ लेगी हमको, तो इस हिसाब से चार्ल्स एक्स थोड़ा गलती किया कि बस 1830 की क्रांति हो गई।
फिर क्या होगा, फिर 1830 की क्रांति होगा, फिर लुई फिलिप थोड़ा गलती करेगा, 1848 की क्रांति उड़ जाएगा वो भी। तो ये चीज़ के बारे में 1830 की क्रांति से हम चर्चा कर लेते हैं। 1830 की क्रांति पूछता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा क्या क्या हुआ 1830 की क्रांति में, समझे। चलिए 1830 की क्रांति के बारे में हम चर्चा करते हैं। 1830 की क्रांति में क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देख लो बउआ 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति, चार्ल्स एक्स एक निरंकुश अप्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश शासक था जिस पर किसी का अंकुश नहीं, अपना मनमानी करता था, ठीक है, अपना मनमानी करता, किसी का बात नहीं मानना, ठीक है। ऐसा घरों में का दुगो हो जाता है, किसी का बात नहीं मानने वाला। तो चार्ल्स एक निरंकुश शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस की उभर रही राष्ट्रीयता, जिसने जो फ्रांस में उभर रही धीरे धीरे जो सुनग रहा था राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की भावना जो दिल में जाग रही थी तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। यह तो बेचारा वही काम किया, ठीक है, जो पीछे राजा सब करके आया, मतलब राष्ट्रीयता की भावना को ही ये दबा रहा है और ये जनतंत्रवादी भावना को ही दबा रहा है। तब तो जनता आएगी एकदम सामने। दबाने का कार्य किया उसने। अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, मतलब कई ऐसा संवैधानिक जो लोकतंत्र की राह में कई रुकावट पैदा किया, कई गतिरोध उत्पन्न किया। कौन? चार्ल्स एक्स। अब क्या हुआ, इस गतिरोध के मतलब उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये चार्ल्स एक्स जो थे ना, वो किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलीगेनेक को, प्रतिक्रियावादी था, पोलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलीगेनेक जो था ना, पोलीगेनेक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के स्थान पर क्या ला देगा बताते ना, लुई 18वां जो था ना वो जनता की राष्ट्रवाद की भावना को समझता था, इसलिए वो सामंजस्य स्थापित किया। इसलिए वो कुछ अच्छा काम भी किया, कुछ खराब काम भी किया, तो वो सामंजस्य स्थापित किया। तो वो समान नागरिक संहिता लुई 16वां लाया था। तो वही समान नागरिक संहिता के स्थान पर पोलिंग ने क्या किया, जो स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना था, उससे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम से उदारवादी ने क्या कि चुनौती तक क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। कहा जो आप जो ये किए हैं, ये जो उदारवादी और लोकतांत्रिक के बीच क्या है, एक षड्यंत्र है। क्या है यह? एक षड्यंत्र। उदारवादी जो अपने देश के बारे में सोचता, अपने देश को मतलब अपनी देशभक्ति की भावना जिसमें होती है, राष्ट्रवाद का भावना जिसके अंदर रहती है, उसको कहा जाता है उदारवाद व्यक्ति। उसे क्या कहते हैं? उदारवादी व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो इस कदम से किसके मतलब पोलीगेनेक के इस कदम से क्या हुआ, उदारवादियों ने एक षड्यंत्र समझा, इसका क्या किया, विरोध किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो चीज समझ में आपको नहीं आएगा डायरेक्ट आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, सबका आंसर आपको दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको दिक्कत होती है सभी चीज़ आप कमेंट खुला हुआ है सबके लिए, ठीक है, आप वहाँ पे डालिए क्वेश्चन, आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक। तो आगे हम लोग समझते हैं। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं ये करेंगे, छोड़ देंगे उसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। 1830 की क्रांति पूरा समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए, फ्रांस में जुलाई 1830 में की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की गद्दी सौंपी गई। किसको? आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के स्थान पर लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी, अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के सीमित रही। यहाँ पे कुछ ये हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। ये यहाँ पे था, वही तो हम सोचे ये लिंक कैसे यहाँ पे मिस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलीगेनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। प्रतिनिधि जो सदन थी, जो जैसे हम लोग यहाँ लोकसभा होता उसी वही उस तरह वहाँ पे प्रतिनिधि सदन, और दूसरे उदारवादी जो थे वो क्या किया, पोलीगेनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, ठीक है, गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध पर प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को
4 अध्यादेश जारी किए, 4 गो अध्यादेश लाया गया, ठीक है, 4 गो कानून लाया गया। और उदार तत्वों को, जो उदार तत्व था, जो उदारवादी मांग करते थे जिस तत्व को, उसको गला घोटने का प्रयास, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। और फ्रांस में 28 जून 1830 में महागृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम स्वरूप चार्ल्स एक्स राजगद्दी क्या कर दिया? त्याग दिया और इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। और इस प्रकार फ्रांस में प्रो वंश का शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। समझे इसके बारे में कैसे कैसे हुआ से ये हुआ जुलाई 1800। अगर आपसे पूछता है ये पूरा कहानी छाप दीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता 2 बार वीडियो देखिए, तब भी समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, उसका पूरा एकदम बताया जाएगा। नहीं अगले क्लास में भी क्लियर कर देंगे उसको, कमेंट को। अगर जो भी चीज़ आपको रहता अगले क्लास में भी उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे 1848 की क्रांति को लेकर आते फिर एक बार 1848 की जो क्रांति उसमें जलवा बिखेरते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।